नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बी के आरोग्य में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज देश भर में किडनी के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर साल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो किडनी की समस्या को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, और जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी की समस्या गंभीर हो जाती है, वो डायलिसिस कराते हैं, या जो सक्षम होते हैं वो ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्या ये जो ट्रांसप्लांट है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है? क्या आयुर्वेद के माध्यम से भी इसे ट्रीट किया जा सकता है? क्या डायलिसिस किए बिना हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज इस कार्यक्रम के दौरान हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर बी के चौरसिया जी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज किडनी की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी की समस्या को लेकर लगातार परेशान रहते हैं, और हर साल नए पेशेंट्स आ रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं साबित हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं पुराने तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और नए पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं? बिल्कुल भावना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय देश में करोड़ों की संख्या में किडनी पेशेंट्स हैं और हर साल 2.5-3 लाख नए पेशेंट्स आ रहे हैं। हर शहर में गवर्नमेंट की तरफ से डायलिसिस सेंटर्स खोले जा रहे हैं, लेकिन 3 साल की एज तक के बच्चे भी आज किडनी फेलियर के चपेट में हैं। तो स्थिति बहुत क्रिटिकल है। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज की डेट में लगभग 95% पेशेंट ऐसे हैं जो सही इलाज न मिलने की वजह से, या डायलिसिस ट्रांसप्लांट अफोर्ड न कर पाने की वजह से, या इलाज करवाने के दौरान भी कुछ ही सालों में असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो स्थिति बहुत भीषण है। और जो इस समय के तत्कालिक उपचार हैं, जिनको हम आप जानते हैं, चाहे उसको हम डायलिसिस बोलें या ट्रांसप्लांट बोलें, ये एक सटीक उपचार नहीं है, ये एक सही उपचार नहीं है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों से बात करूँगा। अगर आप देखें तो डायलिसिस की प्रक्रिया में लगभग हफ्ते में 2 से 3 डायलिसिस होती हैं, साल में 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कुछ ही साल की पेशेंट की लाइफ होती है, क्योंकि हर डायलिसिस के साथ पेशेंट का शरीर खोखला और कमज़ोर होता चला जाता है। दूसरी तरफ डायलिसिस के साथ बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड या प्रोटीन भी छन के निकल जाते हैं। पेशेंट्स कमज़ोर हो जाता है और असमय कमजोरी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो किडनी मिलना मुश्किल होता है। किडनी मिल जाए तो मैच करना मुश्किल होता है। मैच कर गई तो बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में, एम्स या पीजीआई जैसे संस्थानों में 3-3 साल की वेटिंग चल रही है। प्राइवेट में खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि आदमी की ज़मीन जायदाद तक बिक जाती है। इसके बाद भी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। किसी का 10 मिनट, किसी का 10 साल। औसतन 4 से 5 साल की एक लाइफ होती है ट्रांसप्लांट किडनी की। ट्रांसप्लांट के बाद भी लाइफ टाइम मेडिसिन चलती हैं, जिनका खर्चा 15 से 25 हज़ार महीने का हो सकता है। उसके बाद भी कुछ साल के बाद, 2 साल, 5 साल, 4 साल के बाद किडनी फिर डिस्टर्ब होती है, फिर से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की सलाह मिलती है। तो ये दोनों जो उपचार हैं, ये तत्कालिक तौर पर राहत देने के लिए कुछ दिनों के लिए ठीक है, लेकिन किडनी को रीजनरेट करना, किडनी को मेंटेन करना, किडनी अपनी काम कर सके ऐसा करना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये बातें आप अपने आसपास में आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो अपनी किडनी का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये आप ही के हाथ में है। और बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाती हैं। अगर आप भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर जो हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बात करके आप सलाह ले सकते हैं। इन नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब आप हमसे जान सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, किडनी की समस्या का आखिर कारण क्या होता है, और क्यों कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी? बिल्कुल भानु जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, किडनी की प्रॉब्लम 80 to 90% केसेस में जो हमारे पास केसेस आते हैं, अगर मैं बात करूँ बीके आरोग्यम की, तो लगभग दुनिया के हर कोने से या तो पेशेंट्स हमारे पास चल के आते हैं या हमारी मेडिसिन उन तक जाती हैं। और दुनिया के हर कोने में लगभग समस्या एक जैसी है। वो क्या है कि किडनी के पेशेंट्स लगातार अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, तो 80 to 90% केस में जो किडनी फेल के केस आते हैं वो किसी न किसी एलोपैथ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से होते हैं। नॉर्मली इसके कई और कारण हो सकते हैं। हो सकता है यूटीआई बहुत पुराना है, उसकी वजह से किडनी फेल हो जाए, गुर्दों में पथरियाँ हो, उससे किडनी फेल हो सकती है। पीकेडी यानी पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, जहाँ कई सारे गांठें होती हैं, उससे किडनी पर असर पड़े और किडनी धीरे धीरे खराब हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अचानक अन्य कारणों से चोट लगने की वजह से किडनी पर असर पड़ जाए। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, ठीक, बीपी की बात करूँ, शुगर की बात करूँ, उससे किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ऐसे केसेस 10 से 20% हैं। 80% केसेस में
एलोपैथ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से, हैवी एंटीबायोटिक से, पेन किलर से, बीपी की मेडिसिन से, बुखार की दवाओं से किडनी फेलियर के केस हमारे पास आ रहे हैं। 3 साल के गोद के बच्चे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, हर एज क्लास के लोग किडनी फेल करके आ रहे हैं। और दुखद बात यह है कि ज़्यादा संख्या युवा वर्ग की है। बुजुर्ग हमारे पास शायद 20% आते हैं, 80% युवा वर्ग 25, 30, 35, 40 साल के लोग होते हैं जिनको ऐसे कोई सिम्टम नहीं होते। तो ये भ्रम दूर करिए कि इसके रीजन बीपी शुगर है, वो है बहुत कम है। मेनली बचना है आपको एलोपैथी मेडिसिन से, जो एक मेजर कॉज बन चुका है, पहली बात। दूसरी समस्या ये आती है कि आप एक अगर शरीर में चोट लग जाए तो उसका इलाज आप हथौड़ा मार के कर रहे हो, उस पर और चोट मार के कर रहे हो। मतलब इन एलोपैथ मेडिसिन की वजह से किडनी पहले तो खराब हो रही है, फिर इसका इलाज भी आप एलोपैथ में कराने की कोशिश करते हो। तो कॉमन सेंस की बात है कि कहीं घाव लगा है तो उसमें मलहम लगाना पड़ेगा, फिर से घाव लगाने से घाव नहीं ठीक होगा। तो जो भी मेडिसिन आप एलोपैथ की खाते हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, और केमिकल बेस्ड मेडिसिन जब भी आप खाते हैं तो आपकी किडनी और लीवर पे इफेक्ट करती है। मेरे ख्याल से ये बात क्लास 10 का बच्चा भी जानता है। तो अगर आप किडनी का इलाज चाहते हैं तो पहली बात तो ऐसी मेडिसिन को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और अगर ऐसी मेडिसिन आप रेगुलर खा रहे हैं तो किडनी और डैमेज होगी बजाय ठीक होने के। बिल्कुल दर्शकों, तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम के दौरान आपको दी जाती हैं जिससे कि आप अपनी किडनी का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आज किडनी जो है इसकी समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आज के समय में युवा वर्ग जो है वो इस प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रस्त हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें खाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किडनी पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और फिर जब हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जब हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स जो होती है वो बढ़ जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि डायलिसिस की नौबत आ जाती है, और जब डायलिसिस करा करा कर व्यक्ति थक जाता है, उसका शरीर खोखला हो जाता है, तो व्यक्ति जो होता है वो ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ता है। क्या यही सिर्फ सटीक इलाज है कि दवाइयां खाने के बाद भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है और ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ रही है? शायद नहीं। लेकिन आयुर्वेद की जब आप बात करते हैं तो आयुर्वेद आपके रोगों को जड़ से लाभ देने का प्रयास किया जाता है। आयुर्वेद में कोशिश की जाती है कि आपके शरीर को अंदर से बलवान किया जा सके, आपका शरीर जो है खुद ही रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करे, जिससे कि आपकी जो डिजीज है वो आप ही के द्वारा, आप ही के शरीर के जो एंटीबॉडीज हैं उनसे ही ठीक हो सके। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप बात करके सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कारण की और क्यों ठीक नहीं हो पाता। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति डायलिसिस कराता है, ट्रांसप्लांट कराता है, इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो कितना है, और क्या यही एक सिर्फ तरीका रह गया है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया है तो या तो वो डायलिसिस की तरफ जाए, और जब वो डायलिसिस करा करा के थक जाए, जब उसका शरीर बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाए तो फिर उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है? भावना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट 2 तरीके हैं। जब आपको दिक्कत आती है, आपको आपका डॉक्टर बोलता है कि आपकी किडनी फेल हो गई है, और आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर सीनियर के पास जाते हैं, फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, और आपको हर जगह एक ही आंसर मिलता है। वो क्या है कि भाई डायलिसिस आपका करना होगा और ट्रांसप्लांट के लिए किडनी का व्यवस्था करिए। मैं बहुत एक प्रैक्टिकल सी बात करना चाहता हूँ। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एलोपैथ में किडनी का कोई इलाज न है, न था, न हो सकता है, क्योंकि सारी मेडिसिन केमिकल बेस्ड होती हैं, और कोई भी केमिकल किडनी और लीवर पर बुरा इफेक्ट डालता है। तो उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। जिस व्यक्ति ने डायलिसिस की खोज की थी उस व्यक्ति ने भी कहा था कि डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। किडनी का काम एक मशीन द्वारा करना, तत्कालिक तौर पर यूरिक क्रिएटिनिन घटा देना, लेकिन नेक्स्ट डे से फिर क्रिएटिनिन का इंक्रीज कर जाना, यही प्रोसेस होता है डायलिसिस का। डायलिसिस सिर्फ कुछ दिनों के लिए टाइम को बिताने का जरिया है ताकि आप एक किडनी का इंतजाम कर लें और ट्रांसप्लांट करा सकें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रांसप्लांट कोई सक्सेसफुल रेशियो नहीं है। सुषमा स्वराज जैसी बड़ी हस्ती जो हमारे देश की विदेश मंत्री थी, किडनी फेल हुआ, ट्रांसप्लांट के लिए 450 लोगों ने अपनी किडनी के ऑफर किया, बेस्ट मैचिंग किडनी छाटी गई, 57 डॉक्टर्स की टीम ने एम्स में सर्जरी की। इसके बाद भी आज वो हमारे बीच में नहीं है। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कार्डियक अरेस्ट, ये एक वजह रही। अरुण जेटली से लेके अमर सिंह तक बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास दुनिया भर का व्यवस्था और पैसे थे, लेकिन ठीक होना तो भूल जाइए, लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर पाए। तो अगर आप इस भ्रम में हैं कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से आप ठीक हो सकते हैं, पैसे आपके पास हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके रिलीफ पा सकते हैं, तो आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के पास थी। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो ये एक भ्रम हो सकता है, एक टाइम पास का जरिया हो सकता है, लेकिन आपके पास कोई और रास्ता नहीं है इसके बजाय इसके कि अपनी किडनी को ही रीजनरेट करें। आप कोशिश करें कि अपने डाइट और आयुर्वेद की चमत्कारी औषधियों के माध्यम से अपनी किडनी को इस लायक बनाएं कि वो फिर से फिल्टर हो सके, कर सके ब्लड को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% किडनी रीजनरेट हो सकती है, लेकिन अगर 50%, 60% भी
रीजनरेट हो सकती है, जहां पर आपका क्रिएटिनाइन बढ़ना रुक जाए, घटना शुरू हो जाए या डायलिसिस बंद हो जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इसी बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ रौनक जी जुड़ चुके हैं बिहार से। रौनक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं। हेलो जी, अपनी समस्या बताएं। जी। मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, रौनक। और मैम मेरा ये है कि काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जी। काफी टाइम से काफी जगहों पे मैंने क्लिनिक किया और काफी जगह ट्रीटमेंट लेता आ रहा हूँ। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए तो रिजल्ट मिलना शुरू हो सकता है? जी रौनक जी, मैं उससे बताना चाहूँगा, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो लोग जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करके, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को कंफ्यूज करने में सफल हो जा रहे हैं। कुछ बातें बताना चाहूँगा रौनक जी, आपके लिए और दर्शकों के लिए भी, कि अगर किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या से आप पीड़ित हैं तो किन बातों का ध्यान रखें अपने डॉक्टर के पास जाने के पहले। पहली चीज़ आप ध्यान रखें कि ये डॉक्टर का बैकग्राउंड क्या है। क्या ये डॉक्टर किडनी पे स्पेशलाइज है? अब तक कितने पेशेंट्स पर ये क्योर कर चुके हैं? क्या ये डॉक्टर अपने खुद की रिसर्च मेडिसिन को बना रहे हैं या मार्केट की प्रोडक्ट खरीद के आपको दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से बनवा के दे रहे हैं? क्या इनके पास अपने खुद के हॉस्पिटल हैं? क्या इनके पास अपने इन हाउस पेशेंट्स को रख के ट्रीट करने का कोई एक्सपीरियंस है? क्या इनके पास गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल्स हैं, सारे सर्टिफिकेट्स हैं? क्या इनके सारे मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आयुष विभाग से रजिस्टर्ड हैं? क्या इनके पास इस तरह की और विशेषताएं हैं? ये सब कुछ आप चेक करें। आप YouTube पे देख के, Facebook पे देख के, WhatsApp पे देख के या टीवी पे देख के भ्रमित न हो। यहाँ पर आप अपने झड़ते बालों का, पेट का इलाज तो आप किसी डॉक्टर से करा सकते हैं, लेकिन कैंसर, किडनी फेलियर जैसे क्रिटिकल डिजीज में जरूरी है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स और विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन को चुनें। बिल्कुल दर्शकों, तो सही रास्ता आपने चुनना है। अगर आप सही रास्ता चुनेंगे तो निसंदेह आप अपनी बीमारियों पे लाभ पा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो जाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इससे पहले कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएं, वो लाइलाज हो जाएं, आप सही मार्ग चुने, सही इलाज चुने, जिससे कि आपको बेहतर फील हो सके, जिससे कि आपकी जो बीमारियां हैं उसमें आपको रिलीफ मिल सके। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खान पान भी व्यक्ति का ऐसा हो गया है जिससे कि किडनी पेशेंट जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं? किस तरह की चीज़ों का हम ध्यान रखें जिससे कि इससे बचा जा सके? बिल्कुल भावना जी, मैं बताना चाहूँगा, दो बातें कहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो हमारे लाइफस्टाइल में केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि केमिकल्स हमारी किडनी छान नहीं सकती। तो हैवी केमिकल, अगर हम बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, जंक फूड्स की बात करें, चाइनीज़ फूड्स में अजीनोमोटो का कई केमिकल्स पड़ते हैं, हमें इनका प्रयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो फटाफट आप जाकर मेडिकल स्टोर पर पेन किलर्स, एंटीबायोटिक का सेवन कर लेते हैं, उसका सेवन करना बंद कर दें। अगर आपके सर में दर्द रहता है, आपके कमर में दर्द है, कोई भी इस तरह की गंभीर समस्या आती है, आप कोशिश करें कि घरेलू उपचार से उसको ठीक करें या किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर को दिखा के और उसका सटीक और जड़ से उपचार करने का प्रयास करें। आपको लगता है तत्कालिक मैंने गोली खाई और मुझे आराम मिल गया, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि सर में या दांत में रात में दर्द हुआ, 2-3 गोलियां इकट्ठा खा ली कि तुरंत आराम मिल जाएगा और रात भर में किडनी फेल हो गई। तो आपको केमिकल्स से बचना है, अपने लाइफस्टाइल में इस तरह चीज़ों से बचना है जो आपके किडनी पे बुरा असर डालें। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको अच्छे से जानते हैं, जैसा कि पानी का सही ढंग से सेवन करें, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीते रहें, यूरिन को बहुत देर से रोकने की कोशिश न करें, अगर इन्फेक्शन है या इस तरह की दिक्कत है तो उसका तत्कालिक इलाज लें ताकि आप इससे बचे रहें। इसके अलावा अगर आप शुगर बीपी के पेशेंट हैं और आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो साल में एक बार KFT टेस्ट जरूर कराएं और किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होने पर तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करें। एक्सपर्ट डॉक्टर मैं बताना चाहूँगा, इन प्रॉब्लम्स का इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है, तो आयुर्वेद के अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को ही चुने, एलोपैथ में नहीं जाएं क्योंकि उनके दवाओं से किडनी आपकी और खराब हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बीमारियां जैसे आपने बताया, शुगर है और भी बीपी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से व्यक्ति को लगातार दवाई खानी पड़ती है, तो क्या ये जो पेशेंट्स होते हैं ये कैसे अपनी किडनी को बचा सकते हैं? बिल्कुल भावना जी, यहाँ बहुत एक जरूरी चीज़ देखने की है कि अगर आप शुगर और बीपी के पेशेंट हैं और रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप जो भी मेडिसिन बीपी की खाते हैं और शुगर की खाते हैं, आप गूगल पे जाएं, उस दवा का नाम डालें और उसके साइड इफेक्ट चेक करें। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे अधिकांश मेडिसिन किडनी पे बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं। आपको लगता है शुगर या बीपी की वजह से किडनी खराब हो गई, एक्चुअल सच्चाई ये है शुगर बीपी से खराब हुई या नहीं हुई अलग मुद्दा है, उसकी मेडिसिन की वजह से किडनी पे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो शुगर और बीपी कंट्रोल करना जरूरी है, या जो भी आपकी और प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सेफ तरीका अपनाएं। मैंने पहले ही बोला, घरेलू उपचार आप आजमा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे दिक्कतें हैं, घरेलू उपचार चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से करें।
मैं आपको बताना चाहूँगा किडनी पेशेंट्स की क्रिटिकल स्टेज में जहां बीपी 250-300 पहुंचती है, हम आयुर्वेद के माध्यम से पिछले 20 सालों से बीपी कंट्रोल करते आ रहे हैं। डायबिटीज़ जहां पर इंसुलिन दिन में 3 से 4, 5, 6 बार तक दिया जा रहा है, हम उसकी इंसुलिन डिपेंडेंसी को खत्म कर देते हैं 10 से 15 दिनों के अंदर। ये हम पिछले 20 सालों से करते चले आ रहे हैं और बीके ऑर्गन रिसर्च इसी के लिए फेमस है पूरी दुनिया के अंदर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन समस्याओं का समाधान भी आप आयुर्वेद से ही करें, ताकि कम से कम आपकी किडनी जहां है वहीं मेंटेन और सेफ बनी रहे। उसके इलाज के लिए आप एलोपैथ में जाएंगे तो आप धीरे धीरे किडनी को खराब करते जाएंगे और आखिरकार आप डायलिसिस ट्रांसप्लांट की ओर ही जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, तो ट्रांसप्लांट की तरफ आपको ना बढ़ना पड़े, डायलिसिस आपको ना करानी पड़े, यही कोशिश इस संस्थान की इस कार्यक्रम के माध्यम से रहती है कि अगर जो भी डायलिसिस का पेशेंट है या ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ रहा है या किडनी फेल्यूर का स्टार्टिंग स्टेज है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से भी आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। इसी बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सपना जी हैं लखनऊ से। जी सपना जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते जी बताएं सपना मुझे जी। ये जानना है। हाँ मैं सपना बात कर रही हूँ लखनऊ से। बताएं। मेरे दादाजी को किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, जी क्रिएटिनिन 11 है। डॉक्टर ने डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किए हैं जी जी। तो मुझे ये जानना है कि क्या इलाज सही है, ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस? जी सपना जी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपका क्रिएटिनिन जब 1.5 या 2 होता है तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि उसे डायलिसिस करना है या ट्रांसप्लांट करना है। अभी करें और चाहे साल 2 साल बाद करें। बीच का टाइम पास का होता है। कैल्शियम की गोलियां, मल्टीविटामिन, बीपी की दवाइयां, एंटीबायोटिक्स चलती रहती हैं। क्रिएटिनिन जहां 4-5 पहुंचता है, डॉक्टर कहता है आप डायलिसिस की तैयारी करिए, फिस्टुला बनवा लीजिए और उसके बाद किडनी का इंतजाम करिए, ट्रांसप्लांट करना होगा। ये बेसिक प्रिस्क्रिप्शन है जो हर एक नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को देता है, चाहे शुरू में चाहे बाद में। ईमानदार डॉक्टर डे 1 आपको बोलेगा कि देखो भाई डायलिसिस तो करना ही पड़ेगा, आप अभी कुछ दिन दवाई खा लो फिर डायलिसिस स्टार्ट कर देना। जो नहीं है वो नहीं बताएगा और जब क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा तो बोलेगा आप डायलिसिस करा लो। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी किडनी खुद अगर फिल्टर कर सके और क्रिएटिनिन बैक हो जाए, इससे अच्छा दुनिया में कोई और इलाज नहीं हो सकता। कोई भी तरह की दवा या किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट या डायलिसिस सही इलाज कभी भी नहीं हो सकता है। बेटर यह है कि हम उस डैमेज किडनी को रीजनरेट करें। इसके लिए 2 तरीके हैं जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। पहला, डैमेज रोको। ऐसी कोई भी खान पान या औषधियाँ जो किडनी को खराब कर रही हैं उसको रोक दें, ताकि जो नुकसान हो गया किडनी को वो वहीं पर रुक जाए और नुकसान न पहुँचे। और दूसरी तरफ जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई की जाए, यानी किडनी को रीजनरेट किया जाए, कम से कम इतना ताकि क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाए और घटना शुरू हो जाए। जैसा आपने बताया कि क्रिएटिनिन 11 पहुंच चुका है तो ऑलरेडी डायलिसिस स्टेज चल रही है। तो नॉर्मली जब हम इलाज की बात करते हैं तो हम 3 स्टेज में पेशेंट्स का इलाज करते हैं। पहले स्टेज जहां क्रिएटिनिन 3 तक है, वहां कुछ खान पान में बदलाव और कुछ औषधियों से आराम से रिलीफ मिल जाता है। स्टेज 2 जहां 3 से ऊपर 4-5 तक क्रिएटिनिन जा रही है, वहां पर भी हम थोड़ा औषधियों की पोटेंसी बढ़ा के और खान पान के थ्रू मेंटेन कर लेते हैं। जब आता है स्टेज 3 यानी 6 से अधिक 8, 10, 12 या डायलिसिस की स्टेज है जहाँ पर या जहाँ डायलिसिस चल रही है, वहाँ हम रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट को हम प्रॉपर्ली अपने पास ट्रीटमेंट्स के लिए एडमिट करें, जहाँ हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, डाइट थेरेपी, योगा, प्राणायाम को कंबाइन करके हम किडनी रीजनरेट कर सकें और डायलिसिस की स्थिति से आपको बचा सकें, क्रिएटिनिन को रोक के बैक कर सकें। तो इनके केस में अगर फिजिकल कंडीशन ठीक है, ये चल फिर रहे हैं और खा पी पा रहे हैं, इन केस हम इनको बचा सकते हैं डायलिसिस से, क्रिएटिनिन को रोक के बैक कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो अगर आपकी भी ये समस्या है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान को भी विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से भी आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अगर कोई किडनी का शुरुआती पेशेंट है या उसको अभी अभी पता चला है कि भाई उसकी किडनी खराब हो गई है, क्या आयुर्वेद के माध्यम से उसका जो डैमेज हो रहा है उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल सही साधना जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बताना चाहूँगा, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप साल में एक बार केएफटी की जांच कराएं और आपने देखा कि ब्लड अगर पेशाब से प्रोटीन जा रहा है तो इसका मतलब किडनी में खराबी की शुरुआत हो गई है। आपके शरीर में 2 किडनी है, एक किडनी खराब हो जाए, एक किडनी बचे, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। अगर दोनों किडनी आधी खराब हो जाए, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। दोनों किडनी जब आधे ज़्यादा खराब होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। तो क्रिएटिनिन बढ़ने को ही आप किडनी खराबी का पैरामीटर नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक दोनों किडनी 50% से अधिक खराब नहीं होगी, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू ही नहीं होगा।
तो जब आपके पेशाब से कोई प्रोटीन जाना शुरू हो, शरीर में हल्की सूजन की आपको शुरुआत दिखे, अचानक से थकान कमजोरी सी लगने लगे और इस तरह के कोई भी सिम्टम आपको लगे, यूरिन में कुछ एब्नॉर्मलिटी लगे, तो आप तत्काल कैविटी जांच कराएं और जरा से भी एब्नॉर्मलिटी होने पर वहीं से प्रिवेंशन स्टार्ट कर दें, शुरुआती मेंटेनेंस मेडिसिन स्टार्ट करें ताकि किडनी वहीं से मेंटेन हो जाए, डैमेज रुक जाए। दूसरी तरफ अगर वो डैमेज हो चुका है और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो चुका है तो तुरंत अपने डाइट को मेंटेन करते हुए मेडिसिन स्टार्ट करें ताकि डैमेजेस को रोक के उसकी रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट की जा सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शुरू में जो पेशेंट्स होते हैं जिनका क्रिएटिनिन 1.5, 2 या 3 होता है, वो शुरू में कंफ्यूज होते हैं, वो अपने पास के एलोपैथ डॉक्टर्स के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, हॉस्पिटल्स में भागते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू करें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे पेशेंट्स का क्रिएटिनिन शुरू में 1.5 या 2 ही था। वो इलाज कराते गए, क्रिएटिनिन बढ़ता गया, वो और इलाज करवाया, क्रिएटिनिन और बढ़ गया और इसके बाद लास्ट में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पर आ गया। तो जब वो इलाज कराए और बड़े बड़े लोग इलाज करवाए और 1.5-2 से बढ़ते हुए डायलिसिस ट्रांसप्लांट पे चले गए, तो आपको कहाँ से इलाज मिल सकता है? ये सिर्फ एक भ्रम है, एक कन्फ्यूजन जिसमें आप पढ़ते हैं। मैं यही राय दूंगा कि अगर जरा सा भी आपको इंडिकेशन मिला या क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ तो तुरंत आप संपर्क करें, तुरंत डाइट को कंट्रोल करके मेडिसिन स्टार्ट करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करें और किडनी को वहीं से सेव कर लें ताकि डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत ना आने पाए। अगर आ जाए तो हमें विशेष मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शुरुआती स्टेज में बहुत ही आराम से, बहुत सरल तरीके से किडनी को मेंटेन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि फल खाने से, पानी में बैठने से जो किडनी की समस्या है उसमें काफ़ी हद तक लाभ हो जाता है, तो ये कहाँ तक सटीक है? भावना जी, मैं बताना चाहूँगा, ये आजकल बहुत इस तरह की चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है, आज के डेट में सूचना का समय है, इंफॉर्मेशन का टाइम है, तो कोई भी अपनी बात को यूट्यूब के माध्यम से या इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सामने रख सकता है। वो बात, वो फैक्ट, वो आंकड़े, वो टोटके, वो नुस्खे कितने कारगर हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन बातें हो जाती हैं। कभी हम यूट्यूब में देखते हैं कि फलाने का काढ़ा पी लो तो किडनी ठीक हो जाएगी, दिमाग का दवा खा लो तो उससे ठीक हो जाएगा, टब के पानी में बैठ जाओ तो डायलिसिस बंद हो जाएगी, खाना बंद कर दो, फल खाना शुरू कर दो। दोस्तों, मेरे पास इस समय आने वाले लगभग 50% पेशेंट ऐसे हैं जो इन तरह के टोटकों से पीड़ित होते हैं। देखा जाता है कि नॉर्मली आपने भोजन को बंद करने की राय दे दी, कोई डॉक्टर कहते हैं आप नमक खाना बंद कर दो, कोई डॉक्टर कहते हैं आप रोटी खाना बंद कर दो, आप प्रोटीन या दालें खाना बंद कर दो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप सब कुछ खाना बंद कर दें, सिर्फ फल खाना शुरू कर दें, तो बॉडी में टॉक्सिड या जो एक वेस्ट मटेरियल है वो या तो नहीं बनेंगे या कम के बराबर बनेंगे। हो सकता है उसके कारण आपकी डायलिसिस डिले हो जाए या क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाए। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि ऐसा करके आप कितने दिन तक चल सकते हैं? क्या आप लगातार सिर्फ फलों पे रह सकते हैं? क्या आप रोज 4 घंटे पानी में डूब के रह सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नहीं। परिणाम ये होता है कि बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, बॉडी में सोडियम लॉस हो जाता है, मरणासन्न स्थिति में आईसीयू में चले जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास आते हैं और मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि इस तरह की कोई भी अवैज्ञानिक सिस्टम पे काम करें। मैं ये कहूंगा कि किडनी रीजनरेट करें ताकि अपनी नॉर्मल डाइट के साथ भी एक नॉर्मल लाइफ जी जा सके। बिल्कुल दर्शकों, तो आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। नंबर स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ सोनी सिंह जी जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। बताएं। हाँ, मैं सोनी सिंह बात कर रही हूँ अलीगढ़ से। बताइए। जी, हमारी चाची जी की किडनी खराब है और उनके लिए हमने बात क्या हुआ था ये पंजाब में, जहाँ पे कुछ गर्म पानी का सेक वगैरह देते हैं भाप से और बोलते हैं कि डाइट वाइट फॉलो करिए। तो क्या ये इलाज सही है हमारे पेशेंट के लिए? जी सोनी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, भी जस्ट हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है किडनी के इलाज में अच्छी इनकम हो सकती है। वो डॉक्टर हैं नहीं पता, उनकी अपनी डिग्री क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है नहीं पता, और वो अपने हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं। क्रिटिकल केसेस को वो पानी से और सिर्फ फ्रूट्स खा के ठीक करने की बात करते हैं। कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए हमें आपको कि अगर इतना आसान होता तो भाई आप घर पे ही पानी करके और फल खा के ठीक हो जाइए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इन उपायों से हो सकता है 2-4-10 दिन के लिए आराम मिले। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताया कि अगर हम भोजन करना बंद कर दें, हम दूध लेना बंद कर दें, हम दालें खाना बंद कर दें, हम रोटी खाना बंद कर दें, सिर्फ फल खाना शुरू कर दें, तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल नहीं बनेगा, तो शायद आपको आराम लगेगा। लेकिन ये 10 दिनों के बाद हालत ये होगी कि शायद आईसीयू में लेके जाना पड़ जाए। तो इन तरह के उपायों को
लेके तत्कालिक थोड़ा सा राहत पा सकते हैं, लेकिन किडनी को रीजनरेट नहीं कर सकते, किडनी को मेंटेन नहीं कर सकते, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। मेरे हिसाब से नॉर्मल लाइफ की परिभाषा ये है कि एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ, जहाँ थोड़ा सा आप दाल भी ले सकें, अपने साग सब्जियां खा सकें, रोटी खा सकें, नॉर्मल अपने लाइफ को मेंटेन करते हुए किडनी को मेंटेन रखा जाए, मेरे हिसाब से वो सही इलाज है। न कि वो इलाज जहाँ पे इन सबको बंद कर दिया जाए, तब तो वैसे भी आप इंसान बिना खाए ही मर जाएगा, तो इलाज की जरूरत ही क्या रह जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, तो आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सरल तरीके से आप अपने किडनी डैमेज को रोक सकते हैं। और अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस तरह का खान पान आपको रखना है, कैसे आप अपनी किडनी डैमेज को रोक सकते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप खुद देखते हैं कि कई बार लोग जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं लगातार दवाइयों का सेवन करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनको डॉक्टर्स जो होते हैं डायलिसिस के लिए कह देते हैं, और डायलिसिस कराने के बाद इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद भी उनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। आखिर उसके पीछे वजह क्या है? व्यक्ति तो लगातार रेगुलर तरीके से अपनी दवाओं का सेवन कर रहा है, वो सारे परहेज भी फॉलो करता है जो डॉक्टर्स उसे बताते हैं, लेकिन स्थितियां जो होती हैं गंभीर होती चली जाती हैं। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? हम कारणों को नहीं जान पाते हैं। कारण ये है कि हम अपने शरीर को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है आपके शरीर को अंदर से मजबूत करता है, आपके रोगों की जो प्रॉब्लम्स की जो कारण है, जो जड़ है, उस पर काम करता है। तो अगर आप आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को जड़ से आप लाभ उसमें पाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप बात करें, सलाह लें, जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बीके आरोग्यम एक ऐसा संस्थान है जहां पर बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स आते हैं और लाभ पाकर जाते हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जुड़ सकते हैं संस्थान में, आप डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि किस तरह से हम आयुर्वेद के माध्यम से भी चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे बीके आरोग्यम जो है वो बाकी संस्थान से किस तरह से बेटर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ये दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं भाई उनका संस्थान जो है वो बेटर है। बिल्कुल भावना जी, मैं बताना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे कि जब किसी डॉक्टर की बात करें, किडनी के इलाज की बात करें, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा बीके आरोग्यम के बारे में। बीके आरोग्यम देश या शायद दुनिया की एकमात्र संस्थान है जो किडनी पर आयुर्वेद के माध्यम से रिसर्च करती है। हजारों लाखों पेशेंट्स हमारे पास अपने इलाज के लिए आ चुके, जिनका हम इलाज करते आ रहे हैं, चाहे वो देश के हों चाहे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हों। आईएसओ से लेके जीएमपी सर्टिफिकेशन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आयुष विभाग के सर्टिफिकेशंस की बात करें जो हमारे पास प्रॉपर्ली है। हम अगर ये बात करें कि अपने पेशेंट्स के लिए हर्बल्स को उगाने से लेके उनकी प्रोसेसिंग तक, उनमें हर्बल्स को, मेडिसिन को तैयार करने से लेके और आप तक पहुँचाने तक, दवाओं से लेकर और ऑनलाइन ओपीडी तक, और आपके हॉस्पिटल्स जहां पर हम इन हाउस में रख के आपका ट्रीटमेंट करते हैं वहां तक, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ऐसा है जिनके पास दवाएं हैं तो उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो मेडिसिन वो किसी और से ले रहे हैं। ये सब कुछ एक साथ एक जगह पर सिर्फ बीके आरोग्यम प्रोवाइड करती है। और मैं चाहूँगा आप जरूर रिसर्च करें, आप इसको आके देखें, आप खुद जान पाएंगे कि हम क्यों बेहतर हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो सारी चीजें एक ही जगह उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के माध्यम से आपको ट्रीट किया जाता है, क्योर किया जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं या फिर खोखला। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें। जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।